लाइए मॉड्यूल दे दीजिए मुझे। एक्सरसाइज सेकंड, एक्सरसाइज सेकंड, वन से 11 बता दो। 7 5 7 5 और 2 2 में थोड़ी सी अपने को इंग्लिश में दिक्कत है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम? किस में केवल 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये पूछ रहा है। किस में केवल 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड देखो। ऑप्शन नंबर थर्ड, आप बताओ क्या इसमें ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन्स हैं? इस कार्बन की डिग्री बताओ। इट्स 1 डिग्री कार्बन, तो ये हाइड्रोजन कौन से हो गए बताओ? 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसमें आपके सारे के सारे 2 डिग्री हाइड्रोजन्स नहीं है। क्लियर? तो ये पूछ रहा है किस में सभी हाइड्रोजन्स 2 डिग्री नहीं। तो ये आपका सेकंड का थर्ड ऑप्शन से क्लियर हो रहा है कि इसमें सभी हाइड्रोजन 2 डिग्री नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सेकेंड मेंबर ऑफ इथाइल कीटोन। तो ये डेराइव्ड नेमिंग, इसका कोई मतलब नहीं, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन एटम्स इन दिस, तो ये हम किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, इधर देखो, आप बताओ सीएन में कार्बन नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड हैं? है ही नहीं क्या? अगर मैं सीएन ऐसे लिखता हूं तो मैंने बोला था कंडेंस्ड फॉर्म है, कार्बन नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है। तो जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा गया है वो लिखा गया है CN होल 4, पक्का? और कार्बन कितने हैं? 2। सो दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला। यस, इस कंडेंस्ड फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा। दोस्तों मुझे मालूम था एक क्वेश्चन जो है आपके मॉड्यूल में है, पर मैंने आपको छोड़ा कंडेंस फॉर्म के लिए। क्लियर? क्लियर? कार्बन कार्बन में आपको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा क्योंकि CN कितने लगाने हैं बताओ? 4। एक CN यहां लगेगा, एक CN यहां लगेगा, एक CN यहां लगेगा और एक CN यहां लगेगा। आप बोलोगे सर अगर मैं डबल बॉन्ड नहीं बनाऊं तो? नहीं बनाओगे तो इन कार्बन में से किसी ना किसी के बॉन्ड पूरे होंगे ही नहीं। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। आपके पास CN कितने हैं? 4। आप इसको ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, अगर आपके पास क्या होता? C2H4 होता। क्या होता? C2H4। तो H कितने हैं? 4। तो देखो कार्बन कार्बन में बॉन्ड बनाया, एक H यहां लगाया, एक H यहां लगाया, फिर एक H यहां लगाया, फिर एक H यहां लगाया, सारे एटम खत्म हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन बॉन्ड तो कार्बन के पूरे हुए ही। तो जब बॉन्ड पूरे ना हो तो उन एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होंगे, ये सोचो। ठीक है? तो हो सकता है इन दोनों कार्बन में क्या रहा हो? डबल बॉन्ड। अब देखो बन गया ना ये स्ट्रक्चर आपके सामने। चलिए, यानी कि आयुपैक नेमिंग के किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 to 15। 12 to 15। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 आयुपैक नेम आपसे पूछा गया है ना? तो सबसे पहले तो रहेगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। ये आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सबसे पहले मुझे बताओ विच फंक्शनल ग्रुप इज PFG? दिस इज PFG, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। तो बताओ पेरेंट कार्बन चेन यहां से शुरू करोगे, यहां जाओगे, यहां जाओगे,
अब आगे जाओगे कि नीचे जाओगे? उधर क्या मिलेगा? एक कार्बन, और इधर मिलेंगे दो कार्बन। तो पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखोगे कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स? नंबर ऑफ कार्बन एटम, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई। सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, जिसमें एक बार CHO आया था और एक बार नहीं आया था, ठीक है। तो जिसका भी क्वेश्चन नंबर 14 था, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। 15 में कौन से में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 15 किसका है? ऑप्शन नंबर बता दीजिए मुझे। हाँ, फिफ्थ कहता है इनकरेक्ट आईयूपैक नेम, ठीक है। सारे इनकरेक्ट हैं, तो तूने आगे चेक ही नहीं किया होगा। आगे चेक ही नहीं किया, तुझे लगा यही गलत है, ठीक है, चेक करने के बाद। 16 टू 19, 16 टू 19 में एक क्वेश्चन की डिमांड आई है 17। उसके अलावा बताओ, काट दो, 70 फालतू है, तब फर्जी क्वेश्चन है। ये दूसरे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में मिलेगा आपको, मैं बता देता हूं, कभी आपको लगे कि इसको आता नहीं है, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूं कि इसको हटा दीजिए, फालतू क्वेश्चन है, तो बच्चे के दिमाग में पहला सवाल यही आता है, कहीं इसको तो नहीं आता है, इसलिए ऐसा तो नहीं कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को होममेड क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाता है। हम प्रीवियस इंस्टीट्यूट में जहां थे, वहां ऐसे लोग बहुत करवाते थे। वहां करवाने का कारण था, वो अपने घर की केमिस्ट्री लेके चलते थे, 5 लोग मिलके एक डिसाइड करते कि ऐसा पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होता है सब्जेक्ट के अंदर। जैसे अब इसको कैसे हैंडल करते हैं कि अगर ऐसे देखोगे तो ये एसिड हैलाइड दिखेगा, वाह, और अगर इसको ऐसे देखोगे तो ये ईस्टर दिखेगा। अब इसमें से हायर प्रायोरिटी पर कौन आता है? तो उसको PFG मान लो, और इसको क्या मान लो? सब्स्टिट्यूएंट। मैं उनको बताना चाहूंगा कि एसिड हैलाइड के लिए कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड हेलोजन, दूसरी साइड या तो H आएगा या R आएगा। ईस्टर के लिए कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड तो OR, दूसरी साइड H या फिर R आएगा। ये बिल्कुल वही लोग हैं जो CHO को एल्डिहाइड बोल देते हैं। अगर मैंने यहां OH लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको ऐसे देखोगे तो एल्डिहाइड दिखेगा, और इसको ऐसे देखोगे तो फिर ये क्या दिखेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चंस पर कभी हाथ साफ करना नहीं चाहता, तो हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा पूछिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 से 24, 20 से 24 में बताओ। 23, उसके अलावा सारे हो गए। 21 हो गया। 21 में पेरेंट कार्बन चेन गलत सेलेक्ट करते, गलत हो जाएगा। आप एक बात देख के चलना, जो क्वेश्चन मॉड्यूल में होगा आपकी नोटबुक में नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन की डिमांड आई है 23, एंड 23 बहुत आसानी से हमें हैंडल करना चाहिए, बहुत ही आसानी से। कैसे हैंडल करते हैं? सबसे पहले ये देखना, यहां फ्लोरीन है, यहां आयोडीन है, यहां ब्रोमीन है, और यहां कौन है बताइए? क्लोरीन। सभी के पेन डाउन। अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए, सब के सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। सो यू विल फॉलो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। देखो, नंबरिंग आप या तो यहां से शुरू करोगे या यहां से शुरू करोगे, दो ही ऑप्शन आपके पास। कैसे? आइए करते हैं। देखो, यहां से करोगे तो अगला सब्स्टिट्यूएंट कितने पर आएगा? 3 पर। यहां से कितने पर आएगा? 2 पर। यहां से भी 2 पर। तो मैं करके दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6, ये येलो वाले की नंबरिंग है। एक बच्चे के दिमाग में और है, यहां से करते हैं सर। 1 2 3 4 5 6, पक्का? चलिए, एक बार बीच वाले से और कर लेते हैं, इधर वाले से, ठीक है। किसी भी साइड चले जाओ, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6। अब आप देखना, इस रेस में से पर्पल वाला गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो जाएगा सर? आइए, सेट ऑफ लोकेंट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेट ऑफ लोकेंट्स। क्लियर? तो बताइए, पर्पल वाले के सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है? 1 पर है, 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है। तो इसके सब्स्टिट्यूएंट्स कहां है? 1 पर है, 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है, पक्का? चलिए, ग्रीन वाले के सब्स्टिट्यूएंट्स बताओ एक बार, कहां कहां पर है? ग्रीन 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। 1 है,
2 है, 3 है, 5 है, बिल्कुल सही। येलो वाले के सब्स्टिट्यूएंट बताओ कहां कहां पर है? 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 5 पर है। 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है एंड 5 पर है। आइए कंपेयर करते हैं। पहले सब्स्टिट्यूएंट को सभी ने 1 1 1 1 दिया है, बिल्कुल सही है। दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को बताओ, इन्होंने 2 2 और इसने कितना दिया है बताइए? 2, ये तो है। क्लियर? तो अगले वाले में भी सबका नंबरिंग क्या है? सेम। उससे अगले वाले में चेक करो, इन दोनों ने 3 दिया और उसने 4, तो ये आउट हो गया। आगे चेक करोगे तो इन्होंने 5 5, तो इन दोनों में सेट ऑफ लोकेंट्स एग्जैक्टली क्या रहे हैं? सेम। सेट ऑफ लोकेंट एग्जैक्टली क्या रहे हैं? सेम। तो बताइए 1, एक 1 किसको देना चाहता है? आयोडीन को, क्योंकि ये शुरू होगा आयोडो से। और एक 1 किसको देना चाहता है? क्लोरो को। तो बताइए टेक्निकली 1 किसको मिलना चाहिए? क्लोरो को, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है। दैट्स इट। अब ये प्रैक्टिस का कमाल है। जो बच्चा समझ गया कि यहां से नंबरिंग नहीं हो सकती, यहां से नंबरिंग नहीं हो सकती, इन दोनों में से सेम आएगा, तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर से क्वेश्चन जाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे तो वहां जल्दी होगा, वरना वहां ये क्वेश्चन 1 मिनट ले गया, 1 मिनट ले गया मतलब दिक्कत कर गया वहां पे हमको ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 3rd। ठीक है, मैं डिस्कशन हमेशा अपने तरीके से रखूंगा, ये ध्यान रखिएगा, आप फोर्स नहीं कर सकते मुझे। कहां तक चले गए थे आइसोमेरिज्म में बताइए मुझे एक बार। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमने सुलटा दिया था। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने चलेगा रिंग चेन आइसोमर। एनसीईआरटी में नहीं है हालांकि, रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। भाई अब बिल्कुल आवाज बंद, पूरा फोकस किस पर होना चाहिए? बोर्ड पर। ऐसे पढ़ना है कि एक बार में बात दिमाग में घुस जाए। ठीक है, रिंग चेन आइसोमर, जैसा कि इसका नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है। क्या सजेस्ट कर रहा है? एक कंपाउंड में तो क्या होगी? रिंग। रिंग का मतलब समझते हो? रिंग किस में होती है? साइक्लिक कंपाउंड्स में। और एक कंपाउंड में क्या होगी? चेन। चेन का मतलब ओपन चेन। चेन का मतलब ओपन चेन। तो ऐसे आइसोमर्स जिनमें एक ओपन चेन है एंड एक साइक्लिक, उन्हें हम कहते हैं आपस में रिंग चेन आइसोमर्स। तो लिखिए इसके अंदर, आइसोमर्स इन विच वन इज ओपन चेन एंड अदर इज साइक्लिक। आइसोमर्स, एक मिनट, अगर मैंने आइसोमर बोला तो तुम क्या समझे? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट कंपाउंड एग्जैक्टली। लिखिए आइसोमर्स in which one is open chain, other is cyclic. Isomers in which one is open chain and other is cyclic. जिनमें एक ओपन चेन है और एक क्या होता है? साइक्लिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो करते हुए नजर आएंगे। रिंग चेन आइसोमर्स आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, पेन डाउन समझते हैं। पहला एग्जांपल मैं आप लोगों के बीच में उठा रहा हूं। मान लीजिए अगर अपन बात करें C4H8O, DU बताओ जल्दी से। हवा में DU कितना है? 1। एक बार में सही आंसर आना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर नहीं आ रहा है तो वहां नेगेटिव होगा। DU 1 है। अब मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं ओपन चेन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? तो बताइए ओपन चेन बनाऊंगा तो क्या आएगा? पाई बॉन्ड। DU1 कंज्यूम करना है कि नहीं करना है? तो देखिए ये स्ट्रक्चर है जिसमें ओपन चेन है। दूसरी में आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं जिसमें आप बताइए क्या आ जाएगी? रिंग। तो बताइए एक में क्या है? ओपन चेन, और एक में क्या है? रिंग। तो ये आपस में क्या हो गए हैं? रिंग चेन आइसोमर। रिंग ओपन चेन, तो ये कहलाएंगे रिंग चेन आइसोमर्स। तो इन्हीं को हम बोल देते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। हालांकि आप इनको क्या कह सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी मिलते हैं कई बार। कैसे? ऊपर वाले में बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। सही बात है कि नहीं है? और नीचे वाले में फंक्शनल ग्रुप कौन है? ईथर। कौन है? ईथर। ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन, सो ईथर। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप रिंग चेन भी होते हैं और फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं आइसोमर। तो कई बार क्या होता है कि आजकल एग्जामिनर हो गया है ऑप्शन बेस्ड, कि आप हवा में काम जो पढ़कर आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 ऑप्शन में से छाटिए आप। ठीक है, तो कई बार रिंग चेन आपको ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में चला जाएगा। कई बार फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ऑप्शन से हटा लेगा, तो फिर किसको टिक कर देंगे?
रिंग चेन को टिक कर देंगे। बस इससे ज्यादा मैं खोपड़ा खराब इस पर करना नहीं चाहता, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, और जो एनसीईआरटी में नहीं है वो मेरे काम का नहीं है। दैट्स इट। सुलटा दिया है। रिंग चेन, एक में साइकिल हो और एक ओपन चेन, मतलब आपको बिल्कुल मतलब समझ में आना चाहिए। सुलटा दिया है। नेक्स्ट लिखेंगे, नीट 2026 में मेटामर पर क्वेश्चन था और बेहद आसान क्वेश्चन था। एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल ही पूछा हुआ था, उसने कुछ किया ही नहीं। लिखिए, आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट एल्काइल चेन, isomers having different alkyl chain, isomers having different alkyl chain on either side of the functional group, isomers having different alkyl chain on either side of the functional group, underline the word either side, on either side of the functional group. Clear? Next point लिखेंगे, metamers have same functional group, metamers have same functional group, metamers have same functional group. अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो कौन से आइसोमर होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मेटामर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, मेटामेरिज्म इज शोन बाय पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स, मेटामेरिज्म इज शोन बाय पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। पॉलीवैलेंट का मतलब बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट। पॉली मींस मोर देन वन। आपका मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता। बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार इतनी सारी बातें तो नहीं लिखी एनसीईआरटी ने जितनी इसने बता दी है, क्योंकि एनसीईआरटी तो एक सीधा लाइन कर जाता है, मेटामेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन अरेंजमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। खत्म कर दिया उसने। पर जो उसने वर्ड लिखा है ना ऑन आइदर साइड, इसी में ही सारी बातें छुपी हुई है। आप सोचिए ऑन आइदर साइड का मतलब क्या है? ऑन आइदर साइड का मतलब यह है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरे किसी भी एक साइड आके खड़े हो जाएं, इसका मतलब दोनों साइड होनी चाहिए। और मैं ऑलरेडी ऐसे खड़ा हुआ हूं यूं, और मैं आपको बोलूं कि मेरे किसी भी साइड आके खड़ा हो जाए, तो आप क्या बोलोगे? दिमाग से पैदल उधर तो खड़े होने का कोई ऑप्शन ही। तो ऑन आइदर साइड का मतलब है कि आपके फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कम से कम एल्काइल चेन आनी। अगर आपके फंक्शनल ग्रुप के एक ही साइड एल्काइल चेन आती है तो वो कभी मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते। उसी को ही मैंने आगे जो आपके सामने कैटेगरी की है, मोनोवैलेंट और पॉलीवैलेंट में डिवाइड कर दिया। पेन डाउन रहेंगे। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं और इस पर बातें करेंगे। देखिए, जब आपके सामने फंक्शनल ग्रुप आते हैं, क्या आते हैं? फंक्शनल ग्रुप। पेन डाउन होने चाहिए। तो हम इनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं समझने के लिए। जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप आपके होते हैं मोनोवैलेंट। क्या होते हैं? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें एल्काइल चेन एक ही साइड आएगी। आर जो आप लिखते हो ना, एल्काइल ग्रुप एक लिखा जाएगा, एक से ज्यादा कभी लिखा ही नहीं जाएगा। दूसरे अगर अपन बात करें तो हमारे पास होते हैं पॉलीवैलेंट। क्या होते हैं? पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट में आपका यहां पर कौन आ सकता है? बाइवैलेंट आ जाएगा, यानी कि जिसमें दो साइड एल्काइल चेन आएगी। आपका ट्राइवैलेंट आ जाएगा। क्या जाएगा? ट्राइवैलेंट। हम इन सबको समझते चलेंगे। मतलब पॉली का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा एल्काइल चेन दिखाई देगी। पेन डाउन समझेंगे। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमारे सामने आता है एल्कोहल। क्या आता है? एल्कोहल। क्लियर? जब आप एल्कोहल को लिखते हो ना तो आप ऐसे लिखते हो, देखो OH। क्या लिखते हो? ऐसे लिखते हो। इसका मतलब है ऑक्सीजन के एक ही साइड एल्काइल चेन आ सकती है, दूसरी साइड तो हाइड्रोजन फिक्स है। तो जब आप ऐसे लिखोगे तो ऐसे लिखते हो ना एल्कोहल को, ROH।
तो बताओ ऑक्सीजन के कितनी साइड एल्काइल चेन है? एक साइड, मतलब ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये कभी मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी डेफिनेशन में लिखा है ऑन आइदर साइड, पर इसमें ऑन आइदर साइड का तो कोई मतलब ही, क्योंकि ऑक्सीजन के एक ही साइड एल्काइल ग्रुप आ सकता है। इस जैसा ही दिखता है एक फंक्शनल ग्रुप, इधर हमारे सामने अगर अपन बात करें तो होता है ईथर। कौन होता है? और ईथर में आप देखोगे तो ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या होते हैं? आर ग्रुप। यस, दोनों साइड आर होते हैं, तो ये आपका बाईवैलेंट है, जितने अल्काइल ग्रुप आए उतनी वैलेंसी उसकी, तो ये मेटामेरिज्म कर सकता है, ये मेटामेरिज्म नहीं कर सकता। और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, जैसे थायो अल्कोहल हमारे सामने क्या है? थायो अल्कोहल। मैंने आपको बताया था जब भी वर्ड थायो आए ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर देना? सल्फर। क्लियर? तो बताइए सल्फर पर एक साइड तो H फिक्स रहेगा, आर कितनी साइड आ सकता है? एक साइड। तो थायो अल्कोहल आपका मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इट कांट शो मेटामेरिज्म। लेकिन इधर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आएगा थायो ईथर। कौन आएगा? थायो ईथर। ऑक्सीजन विल बी रिप्लेस्ड बाई सल्फर, और आप बताइए सल्फर के दोनों साइड आर ग्रुप आते हैं, तो ये आपका बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। चलिए और पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। इधर लेंगे मोनोवैलेंट ना, तो फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। आप बताइए एल्डिहाइड में ज्यादा से ज्यादा आर ग्रुप कितनी साइड आ सकता है? एक साइड। देखो एल्डिहाइड पर फिक्स है, कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड तो क्या होगा? H फिक्स है, दूसरी साइड या तो H आ सकता है या R आ सकता है। तो अगर आप R लाना भी चाहोगे तो बताओ कितनी अल्काइल चेन आ सकती हैं? एक साइड। मोनोवैलेंट होता है। हालांकि फंक्शनल ग्रुप के टाइम पर ही समझा रहा था मैं आपको मोनोवैलेंट बाईवैलेंट। इस जैसा ही फंक्शनल ग्रुप अगर अपन यहां पर देखें तो हमारे पास होता है कीटोन, और कीटोन में आप जानते हैं कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड क्या आएंगे? बताओ आर ग्रुप। ये देखो ये बाईवैलेंट। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करें 4 नंबर पर हमारे सामने यहां पर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? कार्बोक्सिलिक एसिड में जानते हो कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड तो OH फिक्स, यहां ऑक्सीजन पर H ही होगा, R नहीं आ सकता, इधर आप R लगा सकते हो। तो बताइए मोनोवैलेंट है कि बाईवैलेंट है? मोनोवैलेंट है। लेकिन इस जैसा ही दिखता है 4 नंबर पर एक फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है ईस्टर, और ईस्टर में आप देखते हो कि 2 आर ग्रुप आते हैं, ऑक्सीजन पर भी आ जाता है और कार्बोनिल कार्बन पर भी आ जाता है। मैंने बताया भी था नेमिंग में कि कभी ये कार्बोनिल कार्बन की साइड से जुड़ सकता है, कभी ऑक्सीजन की साइड से। कितने आर ग्रुप आ रहे हैं बताओ? 2। तो ये आपका मेटामेरिज्म करने के लायक है, मतलब इधर वाले फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म कर सकते हैं, उधर वाले फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म नहीं कर सकते। आइए और भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें हमारे सामने फंक्शनल ग्रुप है 1 डिग्री अमीन। कौन है? 1 डिग्री अमीन। आप बताओ 1 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर 2 साइड तो क्या रहेंगे? H फिक्स है, R कितना आ सकता है? 1। तो ये मेटामेरिज्म के लायक नहीं है। लेकिन अगर आप बात करेंगे किसकी? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स, तो ये आपके बाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट है। 2 डिग्री अमीन में बताओ नाइट्रोजन पर H कितना रहेगा? 1, और R कितने रहेंगे? 2। तो बताओ एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप है कि नहीं है? बिल्कुल। अगर 3 डिग्री में बात करें तो नाइट्रोजन पर तीनों ही क्या रहेंगे? बताओ R। तो ये आपका ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इजीली क्या कर पाएगा? मेटामेरिज्म। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए हमारे सामने आ जाता है 1 डिग्री अमाइड। क्या आ जाता है? 1 डिग्री अमाइड। तो 1 डिग्री अमाइड में बताओ कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर कितने H होंगे? 2। इधर देखो नाइट्रोजन पर 2H अमीन 1 डिग्री, नाइट्रोजन पर 2H अमाइड भी 1 डिग्री। तो ये भी आपका मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, R एक ही आता है इसमें। लेकिन अगर आप बात करोगे किसकी? बताओ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड की, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड्स की, तो बताइए 2 डिग्री अमाइड में बताइए नाइट्रोजन पर कितना H होगा? 1, और एक कौन आ जाएगा? R। तो आप देखिए कार्बोनिल कार्बन पर रहेगा, एक नाइट्रोजन पर रहेगा, बाईवैलेंट बन गया। 3 डिग्री में बताइए नाइट्रोजन पर एक भी H नहीं होगा, तो 2 R होंगे, तो बताइए तो कैसा हो गया है? ट्राईवैलेंट। यही पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो इधर जैसे आपके पास आ जाए एसिड एनहाइड्राइड। कौन आ जाए बताओ? एसिड एनहाइड्राइड। बताइए कैसा फंक्शनल ग्रुप है ये? बाईवैलेंट। इधर भी आर मिलेगा आपको, उधर भी आर मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको लिखकर बता रहा हूं, आपको बताना है कि वो फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जरा ध्यान से समझना है। मान लीजिए अगर मैंने आपके सामने लिख दिया है एसिड क्लोराइड, बताओ मेटामेरिज्म कर पाएगा क्या? क्योंकि देखो
एसिड क्लोराइड में कार्बोनिल कार्बन पर हमेशा Cl मिलेगा। आर कितनी साइड है? एक साइड। ये मेटामेरिज्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो मैंने आपके सामने लिख दिया है RCN, बताओ क्या ये मेटामेरिज्म कर पाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें आर एक ही साइड होता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया SO3H, क्या लिख दिया है? SO3H, बताइए क्या ये मेटामेरिज्म कर पाएगा? आर एक ही साइड है, दिखते ही पता चल जाएगा, दो अल्काइल ग्रुप है मिनिमम, मेटामेरिज्म कर देगा। नेक्स्ट अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने कुछ इस तरीके से लिख दिया है, कुछ इस तरीके से लिख दिया, अब बताओ क्या ये मेटामेरिज्म कर पाएगा? यस। एक आर सल्फर पर आ गया और एक आर ऑक्सीजन पर। तो अभी बस मैंने इतना समझाया है कि कोई फंक्शनल ग्रुप मोनोवेलेंट है या पॉलीवेलेंट है, मतलब बाई या ट्राई। ये समझेंगे तभी हम मेटामेरिज्म तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि आजकल का एग्जामिनर थोड़ा अलग तरीके से आता है। ठीक है, तो जल्दी से यहां तक सुलटाएंगे फिर आगे बढ़ूंगा। लिखेंगे थोड़ा फास्ट, कोशिश करेंगे एक बार में मैक्सिमम चीजें बोर्ड से देख लें। जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे आप वैसा बन जाएंगे। हर बार एक फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो गर्दन दर्द करने लगेगी, एग्जाम में स्पीड नहीं बनेगी। नीट तक का आपके पास टाइम है, आप क्लास 10 करें नहीं करें आप पर छोड़ा जाता है। लेकिन जैसे नीट में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फीस रिफंड हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तो दोस्त फिर आप 100% क्लास में बने रहें। आधे लेक्चर ऑनलाइन आधे लेक्चर ऑफलाइन, मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। जेई का रिजल्ट आ चुका है, कल आप देख लो टॉप 10 में अगर एक भी ऑनलाइन का हो तो अच्छे पेपर में आगे लग ही सब साफ कर देता है। टॉप 100 में भी नहीं होगा। सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पता है टॉपर्स बुलाए जा रहे हैं। रैंक कहां से शुरू हो रही है? 1000 से। 1000 से रैंक शुरू करके टॉपर्स बताए जा रहे हैं। हाँ टॉपर्स होंगे उस इंस्टीट्यूट के होंगे, पर वो निपटा दिया है। आप सुलटा दिया है। आगे बढ़ जाऊं? ये ये मोनोवेलेंट है बेटा। अगर आपको आर ए के दिखाई दे रहा है तो समझ जाओ मोनोवेलेंट। सुलटा दिए हो। मेटामेरिज्म पर दो बार क्वेश्चन आए। एक बार कोविड के टाइम पर पूछा था और वो क्वेश्चन
इस साल के पूछे गए क्वेश्चन से काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस साल का तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं। सीबीएसई बोर्ड अच्छा पेपर बना लेती है, पर उसके अपने दुख हैं। उन्होंने भी अब नया पैटर्न लाए हैं, कॉपी स्कैन करके मास्टर तक जाती है, किसी दूसरे की स्कैन कर दी, ब्लर हो गया। सुलटा दिया है। तो किसी फंक्शनल ग्रुप को देखकर आपको आइडिया लग जाता है कि वो मेटामर्स शो करेगा या नहीं करेगा। अल्काइल ग्रुप कम से कम 2 होने, बाइवेलेंट मिनिमम होना चाहिए, तो वो मेटामेरिज्म करेगा। मोनोवेलेंट है तो वो मेटामेरिज्म नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स डू नॉट शो मेटामेरिज्म, सही बात है कि नहीं है? क्योंकि आपने लिखवा दिया मेटामेरिज्म पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कर सकते हैं, मोनोवेलेंट कभी कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी डेफिनेशन से और क्लियर होंगे। अभी केवल मैंने आपको ये चीजें समझाई, मोनोवेलेंट और बाइवेलेंट डेफिनेशन तो मैंने समझाई ही नहीं, बता दिया है। चलिए वापस से पेन डाउन करेंगे और जरा समझेंगे। इधर देखिए, एक मोलिकुलर फॉर्मूला लेता हूं, C4H10O। डीयू बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, डीयू कितना है? 0। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस आपके दिमाग में आना चाहिए? सर जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो ना तो उसमें पाई बॉन्ड आएगा ना रिंग आएगी। अगर पाई बॉन्ड और रिंग बनाया तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये हो ही एग्जैक्टली। चलिए पेन आप सभी के डाउन होने चाहिए। इन सभी में मैंने पहली स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से बनाई। ये पहला एग्जांपल हम लेते हैं और यही नीट 2026 में आ गया था। एक कंपाउंड आपके सामने ये है, दूसरा कंपाउंड आपके सामने ये है। आप बताइए ये मैंने क्या बनाया है? ईथर। क्या बनाया है? ईथर। सही बात है कि नहीं है? ईथर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है कि मोनोवेलेंट? ऑक्सीजन के 2 साइड चेन दिख रही है तो बाइवेलेंट होगा। क्लियर? अब जरा समझते हैं। इसमें जब हम नाम लिखते हैं तो हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है पेरेंट कार्बन चेन। आप बताइए ये रहेगी एक आपकी चेन, कितने कार्बन की चेन है ये? एक आपकी ये रहेगी जो कि साइड चेन रहेगी, कितने कार्बन की है बताइए? 1 कार्बन। तो ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल चेन है, एक 3 कार्बन की और एक 1 कार्बन की। इसमें देखो, इसमें बताओ इधर कितने कार्बन की है और इधर बताओ कितने कार्बन की है। तो बताइए क्या इसमें ऑक्सीजन के अबाउट दोनों में एल्काइल चेन सेम है कि बदल गई है? ऊपर वाले में एक साइड 3 की थी, एक साइड 1 की थी। इधर अगर अपन बात करें तो कितने की है बताओ? 2 और 2 की। तो दोनों में इस ऑक्सीजन के अबाउट, ऑक्सीजन इज ए फंक्शनल ग्रुप राइट नाउ, आपके एल्काइल चेन क्या है? डिफरेंट। इसमें तो दोनों ही साइड बदल गई है। बताइए एक साइड 3 और एक साइड 1, और इसमें दोनों साइड 2-2, कोई एक जैसा है नहीं। कहता है दोनों साइड बदलने की जरूरत, किसी एक साइड भी अगर बदल जाए तो भी वो क्या कहलाएंगे? मेटामर्स। आइए अगर हम इसका नाम लिखते हैं दोस्तों, तो इसमें आयुपैक नंबरिंग होगी, यहां से इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3। तो नाम बताइए क्या रहेगा? 1 मिथॉक्सी। क्या रहेगा? 1 मिथॉक्सी। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 3। प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन। इसमें कोई सी भी आप पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कर लेते हैं 1 और 2। तो ये बताइए आपके सामने क्या रहेगा? 1 इथॉक्सी। क्या रहेगा? 1 इथॉक्सी। क्लियर? और क्या रहेगा बताइए? इथेन। तो ये दोनों में अगर आप गौर से देखो, बताओ दीज टू कंपाउंड्स आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट, बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट आयुपैक नेम। एंड डिफरेंस किसकी वजह से है बताइए? फंक्शनल ग्रुप के अबाउट एल्काइल चेन अलग अलग हो गई। तो हम इन्हें क्या कहेंगे? मेटामर्स। ये एक दूसरे के क्या है बताइए? मेटामर्स कहलाते हैं। डिफरेंट एल्काइल चेन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। मेरी बात सुनो, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अबाउट अगर कुछ भी चेंज हुआ, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अबाउट कुछ भी, हम उन्हें मेटामर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटामर्स। अब देखिए कुछ लोग ज्यादा जज्बाती होकर एक बात बोल जाते हैं जब चेन आइसोमेरिज्म पढ़ाते कि चेन आइसोमर पहचानने का बहुत आसान तरीका, नाम में वर्ड रूट देखो और टिक कर दो। वर्ड रूट बदल गया तो क्या बन जाएगी? चेन, और हो जाएंगे आइसोमर। कोई लेना देना नहीं है इसका, कोई लेना देना नहीं है। इधर देखिए, इसमें वर्ड रूट क्या है और इसका वर्ड रूट क्या है? तो आपके हिसाब से तो ये चेन आइसोमर होने चाहिए, पर ये चेन आइसोमर नहीं है, ये मेटामर्स ही। तो अगर बदलाव किसके अबाउट आया है? बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट, तो हम उन्हें मेटामर्स कहेंगे, ना कि चेन आइसोमर। चेन आइसोमर बनते हैं ब्रांचिंग की वजह से। किसकी वजह से?
ब्रांचिंग की वजह से। फंक्शनल ग्रुप के अबाउट कोई चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन देखें तो इसी में से हम इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, क्लियर। दूसरा अगर अपन बात करें तो मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, ये देखिए आप सभी लोग जरा ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। इन दोनों में सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसकी पेरेंट कार्बन चेन ये रहेगी और इसमें पेरेंट कार्बन चेन ये रहेगी। सही बात है कि नहीं है? नंबरिंग इसमें यहां से होगी 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, क्लियर। इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, क्लियर। अब अगर आप गौर से देखो तो ऊपर वाले का नाम बताओ क्या लिखा जाएगा? उसका नाम लिखा जाएगा 1 मिथॉक्सी। सही बात है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, पक्का, बिल्कुल सही। दूसरे वाले का बताओ 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो पहली नजर में ये आपको क्या नजर आ सकते हैं? पोजीशन आइसोमर्स। पर आप देखिए बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट कुछ भी चेंज हो जाए, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट कुछ भी चेंज हो जाए, यू विल से मेटामर्स, यू विल से मेटामर्स। जैसे इसमें देखना चाहो तो बताइए ऑक्सीजन इधर आपका जो है कितने कार्बन के एल्काइल चेन है? 3, लेकिन किससे जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन से। इसमें देखिए इधर कितने कार्बन के एल्काइल चेन है? 3, लेकिन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? सेकेंड। तो अगर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट कुछ भी चेंज आता है, क्या कह रहा हूं? बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट कुछ भी, यू विल से मेटामर्स, यू विल से मेटामर्स। अगर मैं इन दोनों में आंसर देना चाहूं तो मैं पोजीशन नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? मेटामर्स। पर एग्जामिनर क्या होता है? डेड शाणा। अगर मेटामर ऑप्शन में दिया ही तो फिर हमें किसके पास जाना पड़ेगा? पोजीशन के। लेकिन अगर पोजीशन और मेटामर में से एक सेलेक्ट करना पड़े तो हम किसके साथ जाएंगे? मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? ऑप्शन, क्लियर। पहला ऑप्शन आपके सामने है पोजीशन आइसोमर्स, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है चेन आइसोमर्स, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और चौथा आपके सामने है मेटामर्स। क्लियर? किस क्वेश्चन के लिए है? इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन गिवन है तो बताओ आप किसके साथ जाओगे? वी विल गो विद मेटामर्स, क्लियर। अब एग्जामिनर है डेड शाना। एग्जामिनर ने क्या कर दिया है? ऑप्शन चेंज कर दिए। नंबर 1 पर रखा है चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 पर रखा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्लियर। नंबर 3 पर रखा है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्लियर। और नंबर 4 पर रख दिया आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब बताओ क्या करोगे? अब बताइए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तो ये है नहीं, चेन आइसोमर ये है नहीं, रिंग चेन ये, तो राइट नाउ मैं किसके साथ जाऊंगा? पोजीशन आइसोमर के साथ, क्लियर। अब यही होता है ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर, आप ओएमआर पे नहीं लिख सकते ना कि ये तो मेटामर्स हैं। आप ओएमआर पर लिखोगे क्या कि ये तो मेटामर्स है? वो बोलेगा बहुत अच्छा सजेशन दिया है, अगली बार इंप्लीमेंट करेंगे। आप फिर से बैठिए, तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? अगर आप बोलोगे सर ऐसी बातें आपको कहां से पता चलती हैं, तो ये आपका एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है बताइए? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। जस्ट उसने ऑक्सीजन की जगह किसको रखा हुआ है? सल्फर। और आप जानते हैं सल्फर भी तो आपका एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। आप बताइए पहली नजर में आप इन दोनों को क्या डिक्लेयर करना चाहेंगे? मेटामर्स। पहली नजर में क्या डिक्लेयर करेंगे? मेटामर्स। मेटामर्स का मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा ध्यान रखना। ग्रुप के अबाउट कुछ भी चेंज हो जाए, क्या बोला मैंने? बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट कुछ भी चेंज हो जाए, आप तो मेटामर बोल देना। क्या बोल देना? मेटामर। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारे सामने है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। ये हमारे सामने था एग्जाम्पल नंबर 2। ये दोनों हमने इसी से ही बनाए हैं, दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस्तेमाल में लिया है। ये हमारे सामने है बताइए एग्जाम्पल नंबर 3। अभी आप सुनते हुए जाएंगे, बाद में एक साथ लिखेंगे। आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 पर। मान लीजिए हमारे सामने है C4H11N। जल्दी से बताओ DU क्या है इसका? DU कितना है? 0। तो अब आप समझ गए होंगे, 0 DU के साथ एक नाइट्रोजन अमीन्स बनेंगे,
जीरो डीयू के साथ एक नाइट्रोजन, अमीन्स बनेंगे, जीरो डीयू के साथ एक ऑक्सीजन, ईथर्स बनेंगे, अल्कोहल्स बनेंगे। क्लियर? ये ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा। तो अब मैं यहां से बनाना शुरू करता हूं, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। पहली स्ट्रक्चर मैंने ये बनाई है, कोई भी लिखेगा नहीं। इसको नंबर क्या दिया है मैंने? 1। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है, और इसको मैंने नंबर क्या दिया है? 2। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है? सेम। नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं तो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, कुछ इस तरीके से बनाया है, और इसको नंबर क्या दिया है मैंने? 3। उससे नेक्स्ट वाले में मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, क्लियर? और इसको नंबर क्या दिया है मैंने? 4। क्लियर? आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता करना है कि 1 एंड 2 आपस में क्या है, 1 एंड 2 के बीच में क्या रिलेशन है। सभी ध्यान से देखो, सभी ध्यान से देखो। आपका ये NH यहां पर क्या है? एक बाइवैलेंट फंक्शनल, पक्का। एक साइड एक कार्बन की चेन है और एक साइड, फिर देखो इसी फंक्शनल ग्रुप के अबाउट क्या आपकी अल्काइल चेन बदल गई? इधर कितने की हो गई, उधर भी कितने की हो गई? उसमें एक साइड एक की थी, एक साइड 3 की, इसमें दोनों साइड 2-2 की हो गई। तो बताइए अल्काइल चेन बदली कि नहीं बदली? तो बताइए बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पर कुछ भी चेंज होते ही वी विल से, तो बताइए इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या रहेगी? मेटामर्स। आगे बात समझ में? बिल्कुल। आइए अगला एग्जांपल समझते हैं इसी के अंदर ही। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फर्स्ट में एंड रिलेशनशिप किसमें? फोर्थ में। फर्स्ट एंड फोर्थ। अब आप क्या बोलोगे? सर देखिए इधर कितने की चेन थी? 3 की, लेकिन इधर तो कहीं 3 की चेंज है ही, एक 2 की हो गई, एक 1 की हो गई, चेन बदल गई है, चेन बदल गई है। पर ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा था बताओ? 2 डिग्री अमीन। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बताओ? इट इज 3 डिग्री। आप बताइए क्या इन दोनों कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप सेम है? मेटामर्स की प्राइम कंडीशन है फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलना चाहिए, तो यहां तो फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया है। तो बताइए फर्स्ट एंड फोर्थ क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे, ना कि मेटामर्स। फॉर मेटामेरिज्म फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। अब आप बात कर लेते हैं 1 में एंड अगर अपन बात करना चाहें, बताइए थर्ड में क्या रिलेशनशिप बताओगे? 1 एंड 3 में। अब आपको लगेगा कि सर 1 में देखो एक साइड एक कार्बन है, और सर 3 में तो एक साइड एक भी कार्बन, इधर कितने की चेन थी? 3 की, इधर कितने की कर दी एक साइड? 4 की, चेन बदल गई है सर, तो फंक्शनल ग्रुप भी तो बदल गया है। आप बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? 1 डिग्री अमीन। मेटामेरिज्म की प्राइम कंडीशन फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, एग्जैक्टली। तो ये आपके मेटामर्स नहीं, ये आपके क्या कहलाएंगे? फिर से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो इस क्वेश्चन ने आपको क्लियर किया है फॉर मेटामेरिज्म फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। इज इट क्लियर और नॉट? आइए दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? अगले एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने कुछ इस तरीके से है। ये है CH3, यहां पर है CH2, यहां पर है CH2 CH3, इस तरीके से लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3, और यहां पर आप लोगों के सामने आ जाता है CH3। आप बताइए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? पहली बात, क्या इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? जी हां, C4H10 एंड O है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। आईयूपैक नेम बता सकते हैं? बताइए क्या रहेगा? 1 नाम बता सकते हैं क्या रहेगा? 1 मिथॉक्सी, बहुत ही बढ़िया, प्रोपेन, सही बात है। नीचे वाले का नाम बता सकते हैं? इसमें भी यही रहेगी पेरेंट कार्बन चेन। तो आप बताइए ये दोनों सेम कंपाउंड है और डिफरेंट? एक बात बताइए, आइसोमर्स आर सेम कंपाउंड और डिफरेंट? आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जब कंपाउंड सेम होते हैं तो इनको हम क्या बोल देते हैं? होमोमर्स। कि ये आइसोमर्स सेम ही कंपाउंड है, होमोमर्स बोल देते हैं, या फिर आइडेंटिकल बोल देते हैं। आगे बात समझ में? तो ये आइसोमर ही नहीं है। जब आइसोमर ही नहीं है तो मेटामर कैसे हो सकते हैं? क्लियर? अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें कॉन्सेप्ट है आईयूपैक नेमिंग का। जिस बच्चे को यह नहीं पता कि 3 की चेन चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में, कोई फर्क पड़ने वाला, नाम तो सेम ही आना है। अगर आपने ईथर की नेमिंग पढ़ी है तो जरा ध्यान से सुनना। अगर आपने ईथर की नेमिंग पढ़ी है, ऐसे लिखूं या फिर मैं ऐसे लिखूं, बताइए यू विल गेट द सेम आईयूपैक नेम और डिफरेंट? यू विल गेट द सेम आईयूपैक नेम।
यू विल गेट द सेम आयुपैक नेम, दोनों का आयुपैक नेम सेम होगा। इसमें देखो 3 की चेन किधर लिखी हुई है, राइट में, और इधर में 3 की चेन। तो बच्चों को लगता अरे 3 की थी अब कितने की हो गई, ऊपर 1 की, यहां 3 की, चेन बदल गई है। चेन नहीं बदली है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। पहले भी 1 कार्बन की चेन थी और एक 3 कार्बन की चेन थी, आज भी है 1 कार्बन की चेन और 3 कार्बन की चेन, और इससे कभी कंपाउंड का नाम नहीं बदलता है। ठीक है, अगर ऐसा ही कुछ आपको किस में देखने को मिल जाए, अमीन्स में, 2 डिग्री अमीन्स में, आप बताइए अगर इस तरीके से लिख दिया जाए तो ये क्या कहलाएंगे, आप बताइए, अमीन्स में भी बताइए क्या कहलाएंगे। ये फिर से आपके क्या रहेंगे बताइए, होमोमर्स। तो इस बात का आपको पता होना चाहिए, हमें एग्जामिनर ट्रैप करने की कोशिश करेगा। और दोस्तों इसके लिए आयुपैक नेमिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नीचे वाले एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके सामने ये कंपाउंड दिया हुआ है पक्का, और आपके सामने ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो दोस्तों ये दोनों कंपाउंड सेम ही हैं, ये आपस में आइसोमर ही नहीं है। आप जब नाम लिखोगे तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन वाली होगी, और इसमें भी पेरेंट कार्बन चेन, तो लेफ्ट में है या राइट में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, और इसमें ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3। इट मींस दीज आर नॉट डिफरेंट कंपाउंड्स, दीज आर सेम कंपाउंड्स। तो ये आइसोमर ही नहीं है, तो मेटामर्स तो हो ही नहीं सकते। चलिए और आगे बढ़ते हैं कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने है C4H8O2, डीयू बताओ जल्दी से, बोलो भाई, डीयू कितना है, 1, पक्का। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स यहां बना रहा हूं, उम्मीद करता हूं सभी का ध्यान बोर्ड पर रहेगा, अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। ये एग्जांपल नंबर 1 है। अब आ रहा है आपके सामने एग्जांपल नंबर 2, इस तरीके से। अब आ रहा है इसमें नंबर 3, इस तरीके से हमारे सामने, और हमें कंपैरिजन करने के लिए कहा जा रहा है। बढ़िया एग्जांपल है, आपको काफी चीजें समझाएगा। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 अब हम यहां पर बातें करेंगे। सबसे पहले आपको बता देना है 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है। 1 एंड 2, इसमें फंक्शनल ग्रुप बताओ, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये मेटामेरिज्म कभी कर ही एल्काइल चेन एक ही साइड आती है इसमें। इसमें फंक्शनल ग्रुप पहचान कर बताओ कौन है, ईस्टर, बहुत बढ़िया। इसमें फंक्शनल ग्रुप पहचान कर बताओ कौन है, ईस्टर, बहुत ही बढ़िया। तो ये इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो ये मेटामर्स नहीं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो इन दोनों को तो लेकर जाएंगे किस कैटेगरी में बताओ, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बढ़िया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सेकेंड एंड थर्ड में क्या रिलेशन है, सेकेंड एंड थर्ड में क्या रिलेशन, फिर से आपने आइडेंटिकल बोल दिया है। ईस्टर्स में ऐसा नहीं होता है, आप समझिए ना, जब मैंने यहां ये माहौल बनाया है, इसका मतलब मैं आपको चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि आप याद नहीं कर सकते इन चीजों कैसे। आपने नेमिंग देखा कि इथर्स में इधर उधर करने से नाम बदल ही नहीं रहा है, तो कोई अल्काइल ग्रुप लेफ्ट में है या राइट में है से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा आप ईस्टर्स के केस में नहीं कर सकते। आइए दोस्तों नाम बताइए, इसमें ये वाला पार्ट हमेशा क्या माना जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम बता सकते हो क्या आएगा, इथाइल। फिर स्पेस, उसके बताओ पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं, 2, तो इसमें रहेगा 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन एंड OH, क्योंकि इसमें पेरेंट कार्बन चेन हमेशा कार्बोनिल कार्बन वाली होती है। नेक्स्ट वाले का नाम बता सकते हैं, इधर साइड चेन में कितना कार्बन है, 1, तो ये क्या है बताओ, मिथाइल। पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं, पेरेंट कार्बन चेन में, तो वर्ड रूट, सिंगल बॉन्ड के लिए NOH। तो सबसे पहले बता दो सेम कंपाउंड्स हैं या डिफरेंट, यस, कम से कम इतना तो पता चले कि ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। पर आप बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं साहब ये आइसोमर्स तो हैं, क्या है, आइसोमर्स तो हैं, पर ये आइसोमर्स कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, मेटामर। अब आप जरा गौर से देखिए दोस्तों, आंखें खोलिए, इस बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस आपका अल्काइल चेन बदल गया है। ऑक्सीजन पर कितने की अल्काइल चेन थी, 2 की, इसमें कितने की है, बदल गया मामला, मेटामर्स हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, मेरी बात ध्यान रखना,
कोई भी चेंज अगर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस आता है, दे विल बी मेटामर्स। तो ये आपस में बताइए एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मेटामर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मेटामर्स कहलाएंगे। इससे हमें क्या सीखने को मिला? इस क्वेश्चन ने आपको क्या सिखाया टेक्निकली, मुझे बता दो। इस क्वेश्चन ने आपको सिखाया कि भाई साहब ईस्टर्स में ऐसा नहीं होता है। जो चेन कार्बोनिल कार्बन पर है और जो चेन ऑक्सीजन पर है, अगर उनको क्या कर दिया जाए? इंटरचेंज। क्या कर दिया जाए? इंटर। तो ये होमोमर्स नहीं, मेटामर्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटामर्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? इसके लिए आपको आयुपैक नेमिंग आनी चाहिए, क्योंकि आपको आयुपैक नेमिंग में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश की है कि इनके अंदर हमेशा मेन चेन कार्बोनिल कार्बन वाली होती है। इसमें मेन चेन हमेशा ही कार्बोनिल कार्बन वाली होती है। हमेशा क्या माना जाता है बताओ? सब्स्टिट्यूएंट। चलिए एक दो क्वेश्चंस और हम कर लेते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे सामने है CH3, ये हमारे सामने है CH2, यहां पर है CO, NH एंड CH3। क्लियर? दूसरे में इधर हमने लिख दिया है CH3, यहां पर है CO, यहां पर है NH, CH2, CH3। दोस्तों बताइए क्या रिलेशन इन दोनों कंपाउंड्स में आप डिक्लेयर करेंगे? क्या रिलेशन इन दोनों कंपाउंड्स में आप डिक्लेयर करने वाले हैं? पहले गौर से देखकर बताओ, दोनों कंपाउंड्स का आयुपैक नेम सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। इसका नाम रहेगा बताइए एन एन मिथाइल। सही बात है। पेरेंट कार्बन चेन में 3 वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन एंड 1 पोजीशन पर अमाइड। दूसरे वाले का नाम बताओ? एन इथाइल। तो सबसे पहले बताओ ये दोनों कंपाउंड सेम कि डिफरेंट? डिफरेंट। आयुपैक नेम अलग है। पीसीसी में कितने कार्बन है? 2। तो वर्ड रूट एच, सिंगल बॉन्ड के लिए एन एंड अमाइड। सही बात है कि नहीं है? तो ये क्लियर है, दीज टू आर डिफरेंट कंपाउंड्स। पर डिफरेंस किसके अबाउट है? दोस्तों देखो ना, दिस इज योर बाइवेलेंट फंक्शनल, दिस इज योर बाइवेलेंट फंक्शनल, दिस इज योर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। एनी चेंज अबाउट ए बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज मेटामर्स। तो आप इनको क्या कहेंगे? आप इनको कहेंगे मेटामर्स। क्या कहेंगे बताइए? मेटामर्स। इसका मतलब तो सर एक बेहतरीन बात आपने और बता दी है। बेहतरीन बात यह बता दी है कि 2 डिग्री अमाइड में जो ग्रुप नाइट्रोजन पर है और जो ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पर, इनको क्या कर दिया जाए? इंटरचेंज। तो क्या बन जाएंगे बताओ? मेटामर्स बन जाएंगे। सही बात है कि नहीं है? तो ये आपके सामने बनकर आते हैं, बताइए क्या? मेटामर्स। तो ये जब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं ना, तो आपको ये सब वहां करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। जैसे यहां पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? नाम लिख के देख लो। भाई आइसोमर होने के लिए कंपाउंड सेम होने चाहिए कि डिफरेंट? डिफरेंट। बस मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो जल्दी से सुलटाएंगे साहब, आगे बढ़े। ध्यान रखना, आइदर चेंज या एनी चेंज अबाउट ए बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप यू विल से मेटामर्स। मैंने आपको जितना बता दिया है ना, उतना भी कहीं स्टैंडर्ड बुक में तो नहीं लिखा हुआ है। बहुत ही कम लिटरेचर अवेलेबल है बुक्स में जो हम पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर आपको बहुत होममेड कॉन्सेप्ट दिखाई देते हैं जो किसी किताब में है ही। बहुत अच्छी बात है कि कभी वो पूछे ही नहीं गए। एग्जाम में वो चीजें पूछी जाती हैं जो किसी बुक में है, कहीं एग्जिस्ट करती हैं। Any change about bivalent functional group, you will say metamers.
हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो, समझ में आना चाहिए। निपटा दिया है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से गेम खेलेगा। आप पेपर दे के आके बोलेंगे कि सर आपने ये पढ़ाया था, ये चला गया, रिजिड नहीं हो सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको 4 गिवन ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। निपटा दिया है। क्या कर रहे हो? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेंगे, डराने की कोशिश। हम्म। इतनी भारी भारी बोतलें तुम लेके बैठे रहते हो, किसी दिन नहीं समझ में आया, बैठे बैठे गुस्सा आता है, समझ में नहीं आता, और पीछे से एक था मास्टर। सुलटा दिया। सुलटा दिया है। मेटामर्स होने के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए कि अलग अलग? सेम फंक्शनल ग्रुप के अबाउट अल्काइल चेन बदलनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप सेम होते हुए अल्काइल चेन में बदलाव आ जाए, चाहे लेफ्ट साइड की में आ जाए, चाहे राइट साइड की में आ जाए, कहीं आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला, यू विल से मेटामर्स। एनी चेंज अबाउट बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मेटामर्स। ये लाइन याद रखना मेरी। ये वाले जो पॉइंट है, ये टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करेंगे, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। सुलटा दिया है। अब सुलटा दिया है। अब सुलटाया। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई, माना कि एंटी वाले थोड़े कोऑपरेटिव हैं,
ट्राइवेलेंट भी। पॉलीवेलेंट बोल रहा है, लेकिन मैक्सिमम में क्या आता है? बाइवेलेंट आता है। बस प्राइम कंडीशन है कंपाउंड क्या होने चाहिए? डिफरेंट। अगर सेम ही कंपाउंड है तो फिर तो वो होमोमर हो जाएंगे, आइसोमर ही नहीं होंगे। अभी आएंगे कुछ एग्जांपल जिनमें से आपको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन से आपको बताएंगे कि आपको कितनी बात अच्छे से समझ में आई है। बच्चों के समझ में आ रहा है का जज करने का तरीका एकदम अलग होता है। बच्चे इस बात से जज करते हैं कि जो इसने बात बोली वो मुझको समझ में आई कि नहीं आई। 99% बच्चों को बात तो समझ में आ ही जाती है। लगभग 13-14 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो मुझे भी बात मालूम है कि कौन सी बात समझ में नहीं आती है। बोलो ही मत, उतना ही बोलो जो बच्चे समझ पाते हैं। तो ये सही क्राइटेरिया नहीं है। तो सर क्या क्राइटेरिया है? क्वेश्चंस लगाइए, कहीं के भी क्वेश्चंस लगाइए। और आप क्वेश्चंस बना पा रहे हैं, इसका मतलब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, पर आपको आ नहीं रहा है दोस्त। प्रैक्टिस शीट देंगे देवी जी। मैंने आज सुबह आते एक बात और बोली थी कि आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मैं जब शेयर करूंगा तभी शेयर करूंगा। सुलटा दिया है। इधर वाला तो सुलटा दिया होगा।
चलाइए अपने खानदानी दिमाग को और कर दीजिए पूरे खानदान को जलील गलत आंसर देकर। फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन नजर आता आपको? फर्स्ट मतलब ये आपस में, फर्स्ट वाले में क्या रिलेशन है, क्या है? चलिए अनअकैडमी में आके मैंने एक नई चीज सीखी है, पोल करवाना। ठीक है, पोल ले लेते हैं। कितने लोगों को लगता है ये मेटामर्स हैं? आधी क्लास को तो लगता है। कितने लोगों को लगता है ये होमोमर्स हैं? एंड करेक्ट आंसर इज होमोमर्स। दोस्तों टॉपिक रनिंग है, टॉपिक रनिंग है, इससे बेहतरीन ये कभी ज्यादा याद हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तो बातें तर और ताजा, उसके बाद तो धीरे धीरे भूली जाती हैं। तो जिन्होंने नेमिंग ठीक से नहीं की है वो ट्रैप हो गए इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे? इसमें बताइए, आईपैक नेम लिखो, नाइट्रोजन के कौन सी साइड की पेरेंट चेन लोगे? इधर वाली, उधर वाली या इधर वाली? सर इन दोनों में से कोई भी एक। सही बात है। सो मान लीजिए दिस इज गोइंग टू बी पेरेंट कार्बन चेन नंबर 1 नंबर 2। बताओ नाम क्या रहेगा? इसको क्या लिखोगे अब? सब्स्टिट्यूएंट। इसको भी क्या लिखोगे? तो बताओ क्या रहेगा? एन इथाइल। सही बात है। फिर बताओ एन मिथाइल। सही बात है, बिल्कुल सही। बताइए पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3। तो वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 पोजीशन पर, अच्छा 2 है तो एथ कर देते हैं। ठीक है, तो वर्ड रूट आपका क्या रहेगा बताइए? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप है तो अमीन। एग्रीड? बिल्कुल सही। दूसरे वाले में बताइए दोस्तों, पेरेंट कार्बन चेन मतलब इस वाले में कौन सी साइड वाले लोगे? कौन सी पेरेंट कार्बन चेन बनाओगे? कोई सी भी ये बना सकता हूं, इन दोनों में से। तो मान लीजिए ये पेरेंट कार्बन चेन है नंबर 1 एंड नंबर, तो बताइए नाम क्या आएगा? एन इथाइल, एन इथेनामिन, सेमी कंपाउंड है। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे लगा आप समझ गए हैं, आपने ये सोचा ये सर आपकी पहली गलती है कि हम समझ गए हैं। अगर आपका कोई 3 डिग्री अमीन है ना, तो इन आर ग्रुप को इधर उधर लिखने से कभी अलग कंपाउंड नहीं बनेगा। ये तीनों ग्रुप सेम ही है और आप इधर फर्क पड़ने वाला नहीं है, होमोमर ही बनकर आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बताइए फिर। अब देखो इसमें पेरेंट कार्बन चेन तो हमेशा ये रहती है, तो देखो क्या इसमें पेरेंट कार्बन चेन सेम है? सेम है। क्लियर? किया क्या है? वो वाले चेन नीचे रो, ये वाले चेन ऊपर, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी क्या है? तो बताइए इसका नाम क्या है? इथाइल, इसका मिथाइल, इसका नाम बताओ इथाइल, और इसका यू विल गेट द सेम आईपैक नेम। तो अब नेमिंग काम आ रही है आपकी, इसलिए मैं कहता हूं आज आपको समझ में आया तो कल आपको समझ में आएगा ही आएगा, आज नहीं आया तो कल मैं खुद समझ में नहीं आने दूंगा। क्लियर? तो पहले वाले में रिलेशन क्या रहेगा बताओ? होमोमर्स। दूसरे वाले में भी रिलेशन होमोमर्स। ये अपने आप में कोई हल्के क्वेश्चंस नहीं है, जिसकी नेमिंग क्लियर नहीं है उसको दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट वाले में बताइए क्या रिलेशन है? अगेन दे आर होमोमर्स, क्योंकि आपने मेरी बात को एक गलत इंटरप्रेट कर लिया। एनी चेंज अबाउट ए बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स, मेटामर्स। अरे मेटामर्स मतलब आइसोमर्स, आइसोमर्स मतलब डिफरेंट कंपाउंड। पहले चेक तो कर लो कंपाउंड डिफरेंट है या नहीं है। तो यहां पर आप पाएंगे कि इधर वाला ये रहेगा बताइए इथेनोइक, इधर वाला प्रोपेनोइक, इसमें ये रहा इथेनोइक, ये रहा, you will get the same IUPAC name in this case also. So again they are homomers. ठीक है, नेक्स्ट वाले में बताइए। अब समझ में आया डिफरेंस? सो पूरा गेम प्रैक्टिस का है, किस वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। इसमें ये हमेशा ही क्या रहता है? सब्स्टिट्यूएंट। इसमें मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट और इसमें फिनाइल। यस, दिस टाइम दे आर मेटामर्स। इस बार आपने बिल्कुल सही बात की है। ठीक है, चलिए सुलटा दीजिए। नेक्स्ट हमारे सामने बचता है टोटोमर्स, जिनको हम पढ़ेंगे आफ्टर जीओसी, जिसको हम पढ़ेंगे आफ्टर जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद ही मैं टोटोमर्स को आपको बढ़िया तरीके से समझा पाऊंगा। अब इसमें नीट में आए हुए क्वेश्चन है, मोलिकुलर फॉर्मूला देकर पूछता है कि मेटामेरिज्म किसमें है या किसमें
नहीं है। तो आप एक बात ध्यान रखें, मेरा काम केवल पीवाईक्यू करवाना, मेरा काम केवल जेई मेंस पीवाईक्यू करवाना, मेरा काम आपके सब्जेक्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो हर बार नया आएगा। ठीक है, चलिए, कभी आपको लगे कि यार पीवाईक्यू वाले तो क्वेश्चन इसने करवाए नहीं, मैं तो जानबूझ के नहीं करवाता हूं, कि आप चेक कीजिए आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। नेक्स्ट, एक पार्ट आपने आइसोमेरिज्म का कंप्लीट किया है। पहला पार्ट पूछता है क्वेश्चन में रिलेशन बिटवीन द गिवन कंपाउंड्स, कि वो चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है, मेटामर है, क्या है, ये एक पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कैलकुलेशन वाला पार्ट। कौन सा होता है? जिसमें पूछता है टोटल नंबर ऑफ कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। और इस पार्ट में मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है, दिक्कत आती है उनके हिट एंड टेल मेथड से। ठीक है, तो इसमें हम बहुत ही एक यूनिक लाइन के थ्रू चलेंगे, मतलब आपको इधर उधर सोचना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस नोटबुक के क्वेश्चन आप कहीं से भी कीजिए, पर अप्रोच को क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। तो दूसरे वाले पार्ट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइए क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आप बताओ स्ट्रक्चरल की जगह क्या लिख सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल। आगे बात समझ में? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसमें ये क्वेश्चन अपने आप में आने वाले आगे क्वेश्चंस के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, C4H10, दूसरा C5H12, तीसरा C6H14, चौथा C7H16। इसको अपन बाद में ट्राई करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर चला गया है। पहला, दूसरा और तीसरा ट्राई करेंगे। आप क्वेश्चन लिख के नोटबुक बंद कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए बेस का काम करेगा। मतलब इसको हम एज ए कॉन्सेप्ट आगे के क्वेश्चंस में इस्तेमाल में लेंगे, एज ए कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसमें से थर्ड क्वेश्चन किसी टाइम पर जेई एडवांस का क्वेश्चन रहा है। थर्ड क्वेश्चन किसी टाइम पर जेई एडवांस का क्वेश्चन रहा है। इसी क्वेश्चन को कई बार यह भी पूछ लेता है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स। जितने भी आइसोमर बनेंगे वापस में क्या बनेंगे? चेन आइसोमर बनेंगे एक दूसरे के। ठीक है, चलिए पेन डाउन अब समझेंगे, सभी का पेन डाउन होना चाहिए। जब भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आए तो कुछ कॉन्सेप्ट फिक्स है बच्चों, उसके साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे दिया हुआ है C4H10, तो पहला स्टेप होगा DU फाइंड आउट करोगे। DU कितना है? 0 DU का मतलब सारी अब जो आइसोमर बनेंगे वो ओपन चेन बनेंगे, और किसी भी आइसोमर में पाई बॉन्ड, ये पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या है? DU। DU कितना आया? 0। इससे हमें आइडिया लग गया स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनानी है। दूसरा, आप देखेंगे उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बताइए C4 मतलब कितने कार्बन एटम्स है इसमें? अब मैं कुछ कार्बन एटम्स का आपको अरेंजमेंट बताऊंगा जो कि आपको याद करना है। शायद आपने ठीक से नहीं सुना, याद करना है, आंसर्स याद नहीं करने हैं। अरेंजमेंट केवल कितने का? 3 का, 4 कार्बन का, 5 कार्बन का और 6, बस, उसके अलावा कुछ याद नहीं करना। तो अगर आपके पास जब कभी भी कितने कार्बन हो? 4, तो 4 कार्बन को आप 2 तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका, 4 के 4 कार्बन किस में आ जाएंगे? पेरेंट कार्बन, पहला तरीका होता है ये। दूसरा तरीका, 3 कार्बन किस में आ जाएंगे? स्ट्रेट चेन में, एक कार्बन ब्रांचिंग में चला जाएगा। ब्रांचिंग या तो लेफ्ट से दूसरे पर या तो राइट से। ये 2 तरीके हैं 4 कार्बन को लिखने के। अब देखो DU 0 है तो आप क्या लगाओगे बताओ? यहां पर हाइड्रोजन 3 लगेंगे, यहां पर 2 लगेंगे, यहां पर 2 लगेंगे, यहां पर 3। आप देख लो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इधर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3, यहां पर 3, यहां पर और यहां पर। आप देख सकते हो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? एन ब्यूटेन, पक्का। और इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? आइसो ब्यूटेन। सही बात है कि नहीं है? और आप बताओ इन दोनों के बीच में रिलेशन किसका रहेगा? चेन आइसोमर। इन दिस केस पेरेंट कार्बन चेन 4 की, और इसमें पेरेंट कार्बन चेन। अब समझ में आया? चेन आइसोमर बनते हैं ब्रांचिंग से, मेन चेन से कार्बन काट के साइड चेन में डाल दिया जाता है।
क्लियर? तो ये आपके सामने, अगर कभी भी आपके पास कितना कार्बन है बताओ, एक, एक को तो ऐसे लिख सकते हो। जब कभी भी आपके पास कितने कार्बन है, तो दो कार्बन हमेशा ही किस में आएंगे, मेन चेन। अगर मान लीजिए आपके पास कितने कार्बन है, तीन, तो तीन कार्बन भी हमेशा ही किस में रहेंगे, मेन चेन। यहां तक एक ही अरेंजमेंट होता है, एक कार्बन हमेशा पेरेंट चेन में रहेगा, दो कार्बन हमेशा रहेंगे, तीन कार्बन हमेशा रहेंगे, चार कार्बन से आपके पास ऑप्शन खुलकर आने लगते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। बताइए कितने इसके आइसोमर बन गए हैं, दो, और बने हुए आइसोमर्स के बीच में रिलेशन चेन आइसोमर्स। पक्का? आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बताइए क्या था, C5H12, डी यू बताओ जल्दी से, डी यू कितना है, 0। अभी इसमें जेई मेंस में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया था उसने यहां से। ठीक है, 0 डी यू का मतलब है कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई रिंग नहीं। अगला स्टेप बताओ क्या रहेगा, कार्बन एटम पता करना। बताओ कितने कार्बन एटम है, 5। अब 5 कार्बन एटम का अरेंजमेंट हमें याद रखना है। क्या करना है, पहले में जितने भी कार्बन चेन है, मतलब जितने भी कार्बन है, किस में जाएंगे बताओ, स्टेट चेन में। तो पहला अरेंजमेंट ऐसा होगा, पांचों के पांचों किस में आ गए, स्टेट चेन में। अब अगले में एक कार्बन कम कर देंगे और 4 कार्बन रखेंगे स्टेट चेन, और एक साइड चेन में ले जाएंगे। साइड चेन में या तो लेफ्ट से दूसरे पर या तो राइट से दूसरे पर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हो, फिर क्या करेंगे बताओ, 3 कार्बन मेन चेन में रखेंगे और 2 किस में ले जाएंगे, साइड चेन। अब दोनों हटाए हुए कार्बन या तो लेफ्ट से दूसरे पर लगा दो या तो राइट से दूसरे। ये 5 अरेंजमेंट हमें याद होने, मतलब 5 के 3 अरेंजमेंट याद होने चाहिए। पहला, पांचों के पांचों स्टेट चेन में, 4 स्टेट चेन में, दूसरे पर एक ब्रांचिंग, 3 स्टेट चेन में, दूसरे पर 2 ब्रांचिंग, दैट्स इट। ये विद इन 10 सेकेंड बन जाएगा। तो अगले 10 सेकेंड में आपके पास आंसर आ जाएगा, चाहे 60 आंसर ही क्यों ना हो, 60 ही क्यों ना हो आइसोमर, विद इन 10 सेकेंड अगली बार होगा आपके पास। क्लियर? अब बताइए अगर आप पूरा काम करना चाहते हैं तो कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 3, 2, 2, 3। चेक कर लो, मोलिकुलर फॉर्मूला यही है। बताओ कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 3, यहां पर 1, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 3। यानी कि जितने बॉन्ड कम बचेंगे उतने ही क्या लगाते जाएंगे उन पर, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से कभी कोई बदलाव आने वाला नहीं है। तो बताइए कितने आइसोमर बन गए, यहां पर 3, और तीनों आपस में एक दूसरे के बताओ क्या है, चेन। ये एक इसका चेन आइसोमर है, ये इसका भी चेन आइसोमर है, और ये आपस में भी चेन आइसोमर है। क्या पॉइंट क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट और लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 3। बताइए मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C6H14, डी यू बताओ जल्दी से, 0। बताइए डी यू के बाद हम किस पर देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम है, 6। हमने 4 कार्बन एटम का अरेंजमेंट पढ़ा। 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट होते हैं, 2। याद होने, या आंसर याद नहीं होना चाहिए, अरेंजमेंट याद होने। 5 कार्बन के कितने अरेंजमेंट, 3, खटैक से याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है 6 कार्बन का पहला अरेंजमेंट। 6 के 6 कार्बन किस में चले जाएं बताओ, स्टेट चेन में चले गए 6 के 6 कार्बन, ये पहला अरेंजमेंट है। फिर 5 कार्बन बताओ किस में रहेंगे, स्टेट चेन में, एक चला जाएगा। क्लियर? तो ब्रांचिंग आप कहां पर करेंगे बताइए, पहला दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, क्योंकि यहां पर अलग अलग बनेगा। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, देखो इधर से दूसरे पर करो, उधर से दूसरे पर करो, सेम ही बनता। क्लियर? लेकिन इसमें जब इधर से दूसरे पर करोगे, इधर से दूसरे पर बनेगा तो सेम, पर इधर से तीसरे पर भी ब्रांचिंग हो सकती है। इधर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा था। क्लियर? तो ये हो गया। अगला अरेंजमेंट बताओ, अब कितने रखेंगे, 4। 4 रहेंगे स्टेट चेन में, कितने हटा लिए हैं, 2। क्लियर? 2 आप दूसरे नंबर पर लगा दो, तीसरे नंबर पर लगा दो, एक अरेंजमेंट। अगला अरेंजमेंट, दोनों जो आपने हटाए हैं वो किसी एक पर ही लगा दो। ये आपके सामने बनकर आ गए अरेंजमेंट। क्लियर? बताइए यहां पर कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 3। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर 3। यहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, पक्का? तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन लगाते हुए चले जाएंगे। आप जानते हैं इसमें कोई मतलब नहीं है, तो आगे हम हाइड्रोजन लगाएंगे भी नहीं। बस आपको अरेंजमेंट याद रखने का तरीका पता होना चाहिए। जल्दी से सुलटा दीजिए और दिमाग में इनको उतार लीजिए। 4 कार्बन के 2 अरेंजमेंट, 5 कार्बन के 3 अरेंजमेंट और 6 कार्बन के 5 अरेंजमेंट।
6 कार्बन वाले। पहला अरेंजमेंट 6 के 6 स्ट्रेट चेन में, दूसरा 5 स्ट्रेट चेन में दूसरे पर ब्रांचिंग, 5 स्ट्रेट चेन में तीसरे पर ब्रांचिंग, 4 स्ट्रेट चेन में। अब कितने हटा लिए थे आपने? 2। दोनों एक पर लगा दो, दोनों अलग अलग पर लगा दो, खत्म। ये अपने आप में किसी टाइम पर जेईई एडवांस का क्वेश्चन रहा है। ये अपने आप में किसी टाइम पर जेईई एडवांस का क्वेश्चन रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H14, जो कि आप सीधा ही हवा में उल्टा देंगे। चार के 2, 5 के 3, 6 के 5, 4 के 2, 5 के 3, 6 के। ये अरेंजमेंट याद होने, कल की क्लास में आपको यही काम करके आना है कि कितने अच्छे से आप याद करके आते हो, कितनी जल्दी इन अरेंजमेंट्स को लिख दोगे। जितने जल्दी आप इन अरेंजमेंट्स को लिख दोगे, यकीन मानिए अगले 10 सेकंड में आपके पास आंसर होगा। तो जहां 1.5 से 2 मिनट लग जाता है, उसके बाद भी आंसर सही नहीं आता है, आप विद इन 30 to 40 सेकेंड्स आंसर भी लाएंगे और आंसर सही भी लाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।